माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं यूपीएससी सीएसई मेन एग्जाम मैथ ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 का क्वेश्चन एनालिसिस करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन एनालिसिस में मैंने यह कोशिश की है कि मैं आपको यह बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 में दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 में, तो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है और वह चैप्टर सिलेबस के किस टॉपिक से लिया गया है, इसकी जानकारी मैं कराने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन एनालिसिस का डीप स्टडी करने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि मैं इसके आधार पर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन 2023 मेन ऑप्शनल एग्जाम का प्रिपरेशन किस तरह से करना होगा। आपका आइडिया बिल्कुल खुल जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप मेरे इस क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से करना पसंद करेंगे तो आप बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करके उच्च कोटि का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें, अब मैं क्वेश्चन एनालिसिस को पेश कर रहा हूं। देखिए, यूपीएससी सीएसई मेन एग्जाम 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 का यह क्वेश्चन एनालिसिस मैं दे रहा हूं। पहले सेक्शन 1 का दे रहा हूं, इसके बाद सेक्शन बी का दूंगा। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है, यह क्वेश्चन टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर बेसिस एंड डायमेंशन से पूछा गया है। आपको यह जानना चाहिए कि बेसिस एंड डायमेंशन लीनियर अलजेब्रा का पार्ट वेक्टर स्पेस के अंदर आता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखें। बी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। यह चैप्टर भी टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का ही है। 1 का जो सी है वह कैलकुलस जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, उस कैलकुलस टॉपिक के अंडर चैप्टर इनडिटरमिनेट फॉर्म से टेकअप किया गया है। आपको जानना चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कैलकुलस का जो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके अंदर आता है। तो देखिए, बेसिस एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सेटर कोशिश किया है कि किसी भी टॉपिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पूछा गया है। यह जो चैप्टर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यह टॉपिक कैलकुलस के अंडर आता है और कैलकुलस का जो पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके अंडर ये आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ई है वह स्फेयर से पूछा गया है। यह जो चैप्टर है स्फेयर, यह सिलेबस के टॉपिक एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन से टेकअप किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का एनालिसिस देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है, यह चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लिया गया है।
ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय रो रिडक्शन मेथड, तो आपको जानना चाहिए कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस का यह जो चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें यहाँ पर रो रिडक्शन मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, यह चैप्टर लैग्रेंजेज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर से पूछा गया है। लैग्रेंजेज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स, यह डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर आता है, ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस सिलेबस के टॉपिक कैलकुलस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी है, वह चैप्टर एलिप्सॉइड से लिया गया है। ये जो चैप्टर एलिप्सॉइड है, यह सिलेबस के एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन से टेकअप किया गया है। तो कोनिकॉइड में 3 चीज आता है, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड एंड हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीड एंड 2 सीड। तो कोनिकॉइड में जो एलिप्सॉइड है उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का ए, यह क्वेश्चन सिलेबस के टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के पार्ट वेक्टर स्पेस से पूछा गया है और यह चैप्टर वेक्टर सब स्पेस का है। तो वेक्टर सब स्पेस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा का, जो लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट पार्ट वेक्टर स्पेस के अंडर आता है। आपको जानना चाहिए कि लीनियर अलजेब्रा के 3 पार्ट हैं सिलेबस में। एक है वेक्टर स्पेस, दूसरा देखिए है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा मैट्रिसेज आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है, यह डबल इंटीग्रल से पूछा गया है। यह जो चैप्टर है डबल इंटीग्रल, यह आपके सिलेबस के टॉपिक कैलकुलस के पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस के अंडर आता है। डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल्स, जिसे मल्टीपल इंटीग्रल्स भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो कभी आपको डबल इंटीग्रल से पूछा जाएगा, कभी ट्रिपल इंटीग्रल से पूछा जाएगा। यह इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखें। क्वेश्चन सी जो है चैप्टर स्फेयर से पूछा गया है। यह चैप्टर स्फेयर आपके सिलेबस के टॉपिक एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन से टेकअप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखें। यह क्वेश्चन चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस का जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां देखें 4 का बी। 4 का बी जो है कर्व ट्रेसिंग से पूछा गया है। कर्व ट्रेसिंग में हम लोग गिवन कर्व को मेथड से ट्रेस करके उसके शेप को बताते हैं, उसी को कहते हैं कर्व ट्रेसिंग, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। इसमें कार्टेशियन कर्व का ट्रेसिंग अलग आता है और पोलर कर्व का ट्रेसिंग अलग होता है। तो 2022 एग्जाम में कर्व ट्रेसिंग में कार्टेशियन कर्व का पूछा गया है, पोलर कर्व का नहीं। लेकिन आपको दोनों तैयारी करना चाहिए, कार्टेशियन कर्व का भी और पोलर कर्व का भी। कर्व ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व एंड पोलर कर्व बोथ आप प्रिपरेशन करेंगे, मैं आपके यहाँ ध्यान दिला रहा हूँ। और यह जो कर्व ट्रेसिंग है डिफरेंशियल कैलकुलस का लेसन, यह इंटीग्रल कैलकुलस में भी काम आता है। इंटीग्रल कैलकुलस में जब आप प्रिपरेशन करेंगे, क्वाड्रेचर दैट इज एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स, रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स, वॉल्यूम एंड सरफेसेज ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, तो वो जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने जो बताया,
उसमें भी कर्व ट्रेसिंग का ही यूज होता है। तो कर्व ट्रेसिंग डिफरेंशियल कैलकुलस में भी अपना रोल रखता है और इंटीग्रल कैलकुलस में भी अपना उतना ही रोल रखता है। यहाँ आपको मेंशन कर दिया समझने के लिए कि कर्व ट्रेसिंग का इंपॉर्टेंस डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों में है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखें। यह जो क्वेश्चन है सी, यह चैप्टर कोण से पूछा गया है और कोण जो है वो आपके सिलेबस के एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन में है। तो इस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का एनालिसिस डिस्कस किया सेक्शन ए का। अब इसके बाद मैं सेक्शन बी में आऊंगा। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन एनालिसिस आप देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है, यह चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में कई एक पार्ट हैं, उसमें एक पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। यह आपके सिलेबस के टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आता है। सिलेबस में केवल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, लेकिन एक्चुअली यह डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पेपर 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, जबकि पेपर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। इसलिए मैं यहां स्पष्ट लिख दिया हूं ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है, यह आपके सिलेबस के टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो है, वह आपके सिलेबस के टॉपिक स्टैटिक्स के चैप्टर फ्रिक्शन से पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी है, वह आपके सिलेबस के टॉपिक डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल के चैप्टर प्रोजेक्टाइल से पूछा गया है। आप यहां ध्यान रखेंगे, पेपर 1 में सेक्शन बी में डायनेमिक्स में आपको डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल का स्टडी करना है, जबकि पेपर 2 के मैकेनिक्स के अंदर आपको डायनेमिक्स में रिजिड डायनेमिक्स, जिसे हम डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी भी कहते हैं, उसका स्टडी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई है, यह आपके सिलेबस के वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर इरोटेशनल वेक्टर से पूछा गया है। इरोटेशनल वेक्टर एक्चुअली वेक्टर कैलकुलस के एक इम्पॉर्टेंट लेसन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के अंदर आता है। इसी सेक्शन में आप पढ़ेंगे इरोटेशनल वेक्टर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए है, यह आपके सिलेबस के स्टैटिक्स के चैप्टर स्ट्रिंग, जिसे चेन भी कहते हैं, इसी चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रिंग का ही दूसरा नाम चेन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी है, यह आपके सिलेबस के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स से लिया गया है। और विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स में भी यह जो क्वेश्चन बी है, इसे सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी है, यह आपके सिलेबस के टॉपिक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से टेकअप किया गया है।
और यह वेक्टर इंटीग्रेशन में ग्रीन्स थ्योरम के वेरिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखें। यह क्वेश्चन आपके सिलेबस के टॉपिक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन का है और यह वेक्टर इंटीग्रेशन में स्टोक्स थ्योरम के वेरिफिकेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है यह आपके सिलेबस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक के चैप्टर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से पूछा गया है। इसका पूरा नाम है सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। आप यहां ध्यान देंगे सिलेबस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों पढ़ना है, दोनों का स्टडी आप करेंगे। आपको क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से पूछा जाएगा और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों का स्टडी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी है यह आपके सिलेबस के स्टैटिक्स के चैप्टर स्टेबिलिटी से पूछा गया है। स्टेबिलिटी का एक दूसरा नाम है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बुक में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए है इसमें 2 पार्ट पूछा गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पार्ट 1 में पूछा गया है आपके सिलेबस के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री से पूछा गया है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों निकालना है। मैं यहां स्पष्ट बता दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 8 के ए का जो सेकंड पार्ट है यह भी आपके सिलेबस के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 ए का जो बी पार्ट है यह क्वेश्चन स्ट्रिंग और चेन से पूछा गया है। ये जो चैप्टर है स्ट्रिंग और चेन यह आपके सिलेबस के स्टैटिक्स टॉपिक का है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी पार्ट है यह आपके सिलेबस के वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से पूछा गया है और यह क्वेश्चन वेक्टर इंटीग्रेशन में गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम के यूज पर बेस्ड प्रॉब्लम है। देखिए मैं यहां स्पष्ट लिख दिया हूं, यूज ऑफ गॉसेज डाइवर्जेंस थ्योरम इन वेक्टर इंटीग्रेशन। अब आप पेपर 2 में सेक्शन ए में आए तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है यह सिलेबस के टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दैट इज मॉडर्न अलजेब्रा के चैप्टर ग्रुप्स से पूछा गया है। चैप्टर ग्रुप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, उसी इंपॉर्टेंट सेक्शन से इस क्वेश्चन को टेकअप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है यह सिलेबस के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दैट इज फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के चैप्टर एनालिटिक फंक्शन से पूछा गया है। एनालिटिक फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। यह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का और ग्रुप्स भी आप जानते ही हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है यह सिलेबस के रियल एनालिसिस
और कहें मैथमेटिकल एनालिसिस के चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पूछा गया है। आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रियल एनालिसिस में, उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस पर ही बेस्ड प्रॉब्लम अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने स्पष्ट लिख दिया हूं समझने के लिए, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी है, यह सिलेबस के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। और यह भी जानिए कि यह क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में लॉरेंट सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। लॉरेंट सीरीज पर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई एक फंक्शन दिया रहता है एफ, उसी फंक्शन एफ का एक्सपेंशन करना पड़ता है लॉरेंट के सीरीज में। देखिए मैं यहां लिख दिया हूं, एक्सपेंशन ऑफ एफ इन लॉरेंट सीरीज पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछा गया है। इसमें आप ध्यान रखेंगे लॉरेंट सीरीज के साथ साथ एक टेलर सीरीज भी है, सिलेबस में आप देखेंगे। तो कभी लॉरेंट सीरीज से क्वेश्चन, कभी टेलर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। यहां लॉरेंट सीरीज से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ई है, यह सिलेबस के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के चैप्टर 2 फेज मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को 2 फेज मेथड के जरिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है, यह क्वेश्चन आपके सिलेबस के रियल एनालिसिस दैट इज मैथमेटिकल एनालिसिस के चैप्टर रीमान इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चन है। रीमान इंटीग्रल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रियल एनालिसिस। अब यहां देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, यह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दैट इज मॉडर्न अलजेब्रा के चैप्टर ग्रुप्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ग्रुप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कोसेंट ग्रुप। अक्सर आप देखेंगे कि कोसेंट ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी है, यह सिलेबस के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के चैप्टर कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज से पूछा गया है। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, यह जो क्वेश्चन है सिलेबस के टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंटूर इंटीग्रल से पूछा गया है। कंटूर इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज के ही अंडर आता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है, यह सिलेबस के रियल एनालिसिस दैट इज मैथमेटिकल एनालिसिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा से पूछा गया है। मैक्सिमा मिनिमा में आपको 2 चीजें पढ़नी है, एक मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स और सेकंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए 3 वेरिएबल। तो यह क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल से टेकअप किया गया है। आप मैक्सिमम मिनिमा में 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स दोनों पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का कलेक्शन करके उसका सॉल्यूशन अवश्य करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी है, यह सिलेबस के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के चैप्टर सिंप्लेक्स मेथड से टेकअप किया गया है। और सिंप्लेक्स मेथड में भी ड्यूअल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछा गया है। आप देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड में ड्यूअल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ये ड्यूअल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लेक्स मेथड का।
अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है, यह सिलेबस के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दैट इज मॉडर्न अलजेब्रा के चैप्टर रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड से टेकअप किया गया है। रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, और इस लेसन में एक सेक्शन है आइडियल, ध्यान देंगे, आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको मैं बताता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मुख्य रूप से आप 2 चैप्टर तैयार करेंगे। एक ग्रुप्स, आप देखे हैं ग्रुप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए यहाँ भी ग्रुप से क्वेश्चन है, यहाँ भी ग्रुप से क्वेश्चन है। और दूसरा है रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, और रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड में आइडियल से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है वह आपके सिलेबस के रियल एनालिसिस दैट इज मैथमेटिकल एनालिसिस के चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज से पूछा गया है। एक्चुअली इनफाइनाइट सीरीज में आप पढ़ते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हम प्रॉब्लम में क्या करते हैं, गिवन इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को डिस्कस करते हैं कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसमें कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आप अवश्य रेडी करेंगे बुक से। कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी पर बेस्ड प्रॉब्लम इनफाइनाइट सीरीज में आते ही हैं। ये रियल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी है, यह सिलेबस के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से पूछा गया है। हाँ, तो देखिए अब पेपर 2 में सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है, यह क्वेश्चन सिलेबस के टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसमें कोई गिवन सरफेस होता है, जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वह कोन पर है, कोन इज ऑल्सो ए सरफेस। तो ए गिवन सरफेस का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, यह इसमें आपको सीखना है। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ हेडलाइन में, फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए गिवन सरफेस। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है, यह टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछा गया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी है, इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट जो है ये सिलेबस के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लिया गया है। सिलेबस में आपको लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो यह जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनालिसिस है, बट ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, इसलिए मैं अलग अलग करके लिख दिया हूं। तो सी का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लिया गया है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक चैप्टर है कन्वर्शन ऑफ ए नंबर इनटू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से क्वेश्चन टेकअप किया गया है। और सी का जो सेकेंड पार्ट है, यह भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के चैप्टर बुलियन फंक्शन से क्वेश्चन टेकअप किया गया है। बुलियन फंक्शन सिलेबस के बुलियन अलजेब्रा के अंडर ही है। तो बुलियन अलजेब्रा का जब स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, उसी में एक बुलियन फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी बुलियन फंक्शन पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी है, यह सिलेबस के
मैकेनिक्स पार्ट से लिया गया है। यहां पर आप मैकेनिक्स में रिजिड डायनेमिक्स पढ़ेंगे। रिजिड डायनेमिक्स को डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी कहा जाता है। तो सिलेबस में तो लिखा गया है केवल मैकेनिक्स, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पेपर 2 के सेक्शन बी में जो मैकेनिक्स है उसमें आपको रिजिड डायनेमिक्स के चैप्टर्स को ही स्टडी करना है, इसलिए मैं लिख दिया हूं मैकेनिक्स के अंदर रिजिड डायनेमिक्स, ताकि दिमाग में बना रहे। तो रिजिड डायनेमिक्स जो टॉपिक है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। बुक में आप देखेंगे तो लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी आप अवश्य कर लेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं टिक लगा रहा हूँ, ध्यान में रखेंगे। बुलियन अलजेब्रा भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, आप माइंड में रखेंगे। मैकेनिक्स में रिजिड डायनेमिक्स के अंदर लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं तो अक्सर आपको इस एनालिसिस से पता चल रहा होगा कि सिलेबस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ही टेकअप किया जाता है। इसलिए आपको बुक से इस क्वेश्चन एनालिसिस के जरिए आप सिलेबस का स्टडी करेंगे और प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर आप तैयार करेंगे अच्छे मार्क्स के लिए। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई है यह आपके सिलेबस के फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसे हाइड्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वेलोसिटी पोटेंशियल एंड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइंस से पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखें, यह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक हीट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। 6 का जो बी है यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के चैप्टर बुलियन अलजेब्रा के सेक्शन बुलियन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए मैं स्पष्ट लिख दिया हूं पकड़ने के लिए, कॉम्बिनेटोरियल सर्किट ऑफ ए बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन तो एक सेक्शन है बुलियन अलजेब्रा का, उसमें कॉम्बिनेटोरियल सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है। बुलियन फंक्शन की तैयारी आप अवश्य कर लेंगे। देखिए बुलियन फंक्शन से क्वेश्चन देखिए यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी है यह सिलेबस के मैकेनिक्स यानी रिजिड डायनेमिक्स टॉपिक के चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से टेकअप किया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रिजिड डायनेमिक्स। तो यह जो क्वेश्चन नंबर सी जो है 6 का, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन पर बेस्ट क्वेश्चन है। आपको राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए है यह सिलेबस के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन निकालने पर बेस्ट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दिया हुआ है, उसी का आपको जनरल सॉल्यूशन हासिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है
यह न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, सिम्पसन्स 1/3 रूल। आपको मैं जानकारी देता हूं, सिम्पसन्स 1/3 रूल पर बेस्ड प्रॉब्लम हमेशा आता है एग्जाम में, और यह न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंडर आता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन याद रखेंगे, बुक में देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंडर सिम्पसन्स 1/3 रूल का जिक्र मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी है, यह सिलेबस के फ्लूइड डायनेमिक्स दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स के चैप्टर वोर्टिसेज पर बेस्ड प्रॉब्लम है। वोर्टिसेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए है, यह जो क्वेश्चन है सिलेबस के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर रिडक्शन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू ए कैनोनिकल फॉर्म एंड टू सॉल्व इट। मैं डिटेल में यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आप समझ पाएं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए है वह किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ क्लियर कर दिया हूँ लिख करके। आप देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बुक में मिलेगा जो हमने लिखा है, रिडक्शन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू ए कैनोनिकल फॉर्म। इसमें क्या करना पड़ता है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में हम रिड्यूस करते हैं, लाते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उसको मेथड से सॉल्व भी करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है और आफ्टर रिड्यूसिंग उसको सॉल्व भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनोनिकल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूपीएससी में इस लेसन से क्वेश्चंस देखेंगे कि बराबर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी है, यह आपके सिलेबस के न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई एक मेथड हैं, उसमें यह क्वेश्चन रुंज-कूटा मेथड पर बेस्ड है। रुंज-कूटा मेथड पर देखेंगे कि हमेशा क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी है, यह फ्लूइड डायनेमिक्स दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर्कुलर सिलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में यूपीएससी सीएसई मेन एग्जाम 2022 का मैथमेटिक्स ऑप्शनल के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्वेश्चन एनालिसिस को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। आपने देखा, सुना, समझा। हर एक क्वेश्चन को मैंने क्लियरफाई कर दिया कि इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों पेपर में, तो वे क्वेश्चन सिलेबस के किस टॉपिक के किस चैप्टर से लिया गया है, यही मेरा मकसद था बताना इस क्वेश्चन एनालिसिस के जरिए। तो मैं क्वेश्चन एनालिसिस को समाप्त कर दिया। अब आपका काम है कि नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम 2023 के जो एग्जामिनी हैं वे इस क्वेश्चन एनालिसिस का स्टडी बारीकी से करेंगे, और इसके जरिए यदि आप अपने सिलेबस के टॉपिक को तैयार करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप एग्ज़ाम में
गुड मार्क्स लाने में सफल होंगे, इसमें दो मत नहीं है। मैंने काफ़ी परिश्रम से इस क्वेश्चन एनालिसिस को इस ढंग से बताने का प्रयास किया। मैं आज आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मैंने यूपीएससी एग्जाम मैथ ऑप्शनल पेपर और बीएससी ऑनर्स फॉर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनीज दोनों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो चल रहा है। इसमें मेरा यही प्रयास है कि बीएससी ऑनर्स के जो सिलेबस हैं वो सिलेबस को मैं कंप्लीट में पढ़ाऊंगा। बीएससी ऑनर्स फॉर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हमारे लेक्चर से मैथमेटिक्स कोर्स का होल सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ ही साथ यह भी मैं बताता हूं कि जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं वे हो सकता है कि उनको ऐसा एहसास हो कि हमें तो केवल यूपीएससी के जो सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को केवल स्टडी करना चाहिए। तो बात सही है, आपको अपने सिलेबस के अनुरूप ही काम करना है। और बीएससी ऑनर्स के जो सिलेबस हैं उसमें यूपीएससी के सिलेबस से हटकर कुछ और चैप्टर्स हैं जो पढ़ना है। तो मैं दोनों के लिए एक फंडामेंटल कोर्स बनाया हूं जिसमें दोनों को एक साथ लेकर मैं चल रहा हूं। और मैं यूपीएससी कैंडिडेट को भी सुझाव देता हूं कि आप भी वैसे चैप्टर जो केवल बीएससी ऑनर्स में हैं, यूपीएससी में नहीं हैं, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी आप देखेंगे, हमारे लेक्चर्स को सुनेंगे, समझेंगे। उससे आपका मैथमेटिक्स का बेस स्ट्रांग होगा। तो इन्हीं शब्दों से मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करेंगे।